हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मुद्दा है EWS का इनकम क्राइटेरिया कैलकुलेशन। जैसे कि आपने देखा कि हाल ही में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया और कहा है कि 8 लाख का जो इनकम है वो एकदम रीजनेबल है। क्यों ये एफिडेविट सबमिट किया गया? काफी लंबे समय से सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक बहस चल रही थी, एक टसल चल रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आपने EWS क्राइटेरिया को और OBC क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया को सिमिलर कैसे रखा है। जैसे कि आपको पता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। तो ऐसे केस में आप दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन को, दो वर्टिकल रिजर्वेशंस को एक साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। सेंटर ने जवाब दिया था कि ठीक है, हम रिविजिट करेंगे इस इनकम के क्राइटेरिया को। और इसी के चलते नीट PG काउंसलिंग भी काफ़ी डिले चल रही थी। अब फाइनली ये एफिडेविट जो है सबमिट कर दिया गया है। एफिडेविट में ये कहा जा रहा है कि कोई चेंज नहीं है 8 लाख वाले ग्रॉस इनकम क्राइटेरिया को। हाँ, रेजिडेंशियल एसेट वाला जो क्राइटेरिया है वो हटाने की बात सेंटर अब कर रहा है। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आई है, क्या क्या क्राइटेरियाज को यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा, किन क्राइटेरियाज को हटाया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इन वीडियोस के PDF डाउनलोड करने में टेलीग्राम चैनल से, मुझे फॉलो करना है ट्विटर पे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद सेंटर ने एक कमेटी का गठन किया। 3 मेंबर की कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसी के बिहाफ पे सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया। कमेटी का काम क्या था? कमेटी का काम था EWS कैटेगरी के लिए इनकम क्राइटेरिया को चेक करना। कोई और क्राइटेरिया अगर वो सजेस्ट कर सकती है तो उसको सजेस्ट करना। बात करते हैं कि अभी तक EWS कैसे मिल रहा था, क्या क्राइटेरिया था। देखिए, 2019 में हमने EWS रिजर्वेशन लेके आए, 10% रिजर्वेशन दिया आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 के चलते। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा था, अगर किसी भी फैमिली, ऐसा कोई भी पर्सन जो कोई और रिजर्वेशन नहीं ले रहा है, मतलब वो जनरल कैटेगरी का है और उसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो उसको EWS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 8 लाख से कम है तो बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ एक्सक्लूजन के पैरामीटर्स भी रखे गए। किसी की इनकम 8 लाख से कम है लेकिन उसके पास 5 लाख से ज्यादा, 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, उसे EWS नहीं मिलेगा। उसके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है म्यूनिसिपैलिटी में, म्यूनिसिपल काउंसिल में 100-200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा, तो उसको भी नहीं मिलेगा। और अगर शहर में रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा, तो भी EWS क्राइटेरिया उसको नहीं मिलेगा। तो ये बातें अभी तक चल रही थी। अब क्या है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस की बात की जा रही है। अच्छा, जब फैमिली इनकम की बात की जा रही थी तो फैमिली इनकम में हर वो पर्सन की इनकम जो 18 से ऊपर का है और फैमिली में कमाता है, ठीक है, चाहे वो सैलरी इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, प्रोफेशनल इनकम हो, इस सब EWS में रखी जा रही थी। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हर तरह की इनकम यहाँ पे EWS में रखी जा रही थी, इररिस्पेक्टिव वो कौन से सोर्स से आ रही है। अगर वो इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आपको EWS के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब बात आती है कि कुछ इसमें एरर्स थे। इन एरर्स के देखते हुए रिवाइज क्राइटेरिया अब सबमिट किया गया है कोर्ट में। अब रिवाइज क्राइटेरिया में क्या कहा गया कि 8 लाख वाला जो पैरामीटर है वो एकदम सही है। क्यों 8 लाख वाला पैरामीटर सही है और वो क्यों OBC वाले पैरामीटर से डिफरेंट है? यहाँ पे कमिटी का ये कहना है, सेंटर का ये कहना है कि जब आप OBC की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आप एक्सक्लूजन्स करते हैं। ठीक है, अगर आप OBC के केस में देखेंगे तो वहां पे सैलरीज जो हैं, अगर इनकम से आ रही है, प्राइवेट जॉब से आ रही है, एग्रीकल्चर से आ रही है, प्रोफेशनल ट्रेडिशनल आर्टिजन की इनकम है और वो 8 लाख से ज्यादा भी है, तब भी वहां पे एक्सक्लूडेड रहेगी वो इनकम। जबकि आप EWS की बात करें तो देर इज नो एक्सक्लूजन, इररिस्पेक्टिव सोर्स क्या है, आपकी इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आपको कोई भी EWS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो कमिटी ने कहा यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप देखिए कि अगर हम बात करें EWS क्राइटेरियाज की तो वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत टफ हैं। OBC क्रीमी लेयर के जो क्राइटेरिया वो काफ़ी ईजी हैं, ठीक है, यानी बहुत रिलैक्स्ड हैं। तो इसके चलते कहा कि पहला पॉइंट तो यहाँ पे अलग ही हो जाता है कि EWS कैलकुलेशन का 8 लाख और OBC के कैलकुलेशन का 8 लाख एंटायरली डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। दूसरी बात आ जाती है कि अगर यहाँ पे हम बात करें व्हेन इट कम्स टू 8 लाख, क्या 8 लाख वाला स्लैब ठीक है? तो यहाँ पे देखो, कमिटी का ये कहना है कि हमने जनरल इनकम देखी लोगों की, 6-7 लाख रुपए लोगों की जनरल इनकम है देश में, ठीक है, जो टैक्स के बाहर है, मतलब जिस पे टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये एकदम लेजिटिमेट है। अगर इसके ऊपर की इनकम है तो वो टैक्स दे रहे हैं तो वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो अगर हम 8 लाख का क्राइटेरिया रख दें तो वो एकदम परफेक्ट क्राइटेरिया है। इससे नीचे का क्राइटेरिया बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर देगा और इससे ऊपर का अगर 10 लाख 9 लाख कर देते हैं तो अननेसेसरी जो नॉन EWS भी है ना, वो भी इस क्राइटेरिया में, उनको भी EWS का बेनिफिट मिलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको इनकम सेट करनी पड़ेगी। तो 8 लाख एकदम परफेक्ट स्लैब है, ऐसा कमिटी ने या फिर सरकार ने अपने एफिडेविट में लिखा है। इसके बाद
और बातों में जो सेकंड बात की गई वो ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, अगर ठीक है पर्सन की इनकम जो भी है, अगर उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की लैंड है तो क्या उसको ईडब्ल्यूएस से एक्सक्लूड करें? कमिटी से ये भी पूछा गया था। तो कमिटी ने कहा हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक्सक्लूजन जो है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर इनकम 5 एकड़ में 8-10 लाख रुपए हो जाती है और उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो यानी पर्सन के हाथ में जो भी इनकम आती है वो नेट इनकम ही होती है, वो एक तरह से ग्रॉस इनकम ही हाथ में आती है और उसको टैक्स लायबिलिटी से वो दूर रहता है। तो ऐसे केस में अगर किसी का ओनरशिप है फार्मलैंड का 5 एकड़ से ज़्यादा, तो मान के चल रहे हैं कि हाँ उसकी अच्छी इनकम होनी होती है, इसलिए उसको आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं दीजिए। कमिटी यहाँ पे डिफर करी पुराने एक मेथोडोलॉजी से, पुराने कॉन्सेप्ट से, वो है रेजिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया। जैसे कि हमने देखा ना कि अगर आपके पास एक घर है, ठीक है, अगर म्यूनसिपैलिटी में है 100 गज से ऊपर का है, ठीक है, अगर आप नगर पंचायत में है 200 गज से ऊपर का है, शहर में है 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो यहाँ पे कोर्ट में ये कहा जा रहा है या फिर कमिटी ने ये फाइनली एफिडेविट में दिया है कि ये क्राइटेरिया हटा देना चाहिए, इस क्राइटेरिया को रिमूव कर दीजिए। रिमूव क्यों कर दें? क्योंकि जब आप इनकम, सबसे पहली बात है, जब आप घर के वैल्यू का वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यूएशन वेरी करता है। भाई आपका ठीक है 1000 स्क्वायर फीट का घर हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही पॉश जगह में हो सकता है, ठीक है, तो उसके अननेसेसरी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे यही कहा कि लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पुरानी चलती आ रही हैं, पुश्तैनी चलती आ रही हैं, तो करंट इनकम से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि भाई डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा है भारत में, तो प्राइसेस जो है प्रॉपर्टीज़ के वो अननेसेसरी शूट अप कर जाते हैं। अब हो सकता है लोगों की इनकम ना हो लेकिन उनके घर के वैल्यूएशन बहुत हाई हो, तो इसके चलते उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर रख दिया जाएगा और वो उस ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहीं, और इस कमिटी का फाइनली यही कहना है कि जैसे क्राइटेरिया नंबर 1 है उसमें हम 8 लाख की इनकम की बात करते हैं, वो भी ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 2 है कि एक्सक्लूजन में आप 5 एकड़ से ऊपर वाले को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं देते, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो रेजिडेंशियल वाला क्राइटेरिया है ना, इसको हटा देना चाहिए, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए जब ईडब्ल्यूएस के लिए आपको अप्लाई करना होगा तो आपको प्रायर ईयर की, आपके जो प्रायर ईयर की इनकम है आपको वो जमा करनी पड़ती है, जबकि अगर आप ओबीसी के केस में देखेंगे तो आपको 3 साल की इनकम जमा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कमिटी ये कह रही है कि प्रायर इनकम के लिए आपको बार बार हर साल अपने घर का वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, तो वो भी कैंडिडेट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि वो हर साल अपने घर का वैल्यूएशन कराने जाए, तो वो वैल्यूएशन फिर बार बार बदलता रहेगा और वो कहीं ना कहीं एक डायलेमा में रहेगा कि उसको ईडब्ल्यूएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रेजिडेंशियल प्लॉट वाला जो क्राइटेरिया है उसको हटाने की बात की गई है ईडब्ल्यूएस से। अब फाइनली देखिए कमेटी का ओपिनियन यही है कि इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना है तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। हम ईडब्ल्यूएस को हटा नहीं सकते देश से, मतलब ये रिजर्वेशन भी नेसेसरी है जैसे और रिजर्वेशन नेसेसरी है, ऐसे इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी रिजर्वेशन नेसेसरी है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी लंबी बहस चलती आ रही थी। इंदिरा साहनी केस में तो कोर्ट ने यह कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक रिजर्वेशन अलाउ ही नहीं करता है, लेकिन फाइनली करंट गवर्नमेंट ने 2019 में इसको इम्प्लीमेंट कर ही दिया। तो यहाँ पे यही कमेटी कह रही है कि देखो ये जो इनकम के क्राइटेरियाज हैं 8 लाख ठीक है, ठीक है, अगर एक्सक्लूजन की क्राइटेरिया 5 एकड़ ठीक है, बट रेजिडेंशियल क्राइटेरिया हटा दिया जाए तो ये रिवाइज क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब फाइनली हमें ये देखना है कि 6 जनवरी को जब कोर्ट की सिटिंग होगी, कोर्ट इन बातों को मानता है नहीं मानता है, मानता है तो फिर अब एक नया ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो करंट ईयर चल रहा है वहां से ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया इंप्लीमेंट नहीं होगा, जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन रहेगा ये क्राइटेरिया वहीं से इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स आ चुके हैं, नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो ऐसे में सरकार यही कहेगी कि हम अभी तो इसको नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे और अभी बहुत हैसल भी हो जाएगा। तो एक बार ये कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेता है और ये नए ईडब्ल्यूएस के नॉर्म्स नोटिफाई हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से आपको ये नए नॉर्म्स दिखेंगे। तो नए नॉर्म्स कई लोगों के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, कई लोगों के लिए शायद खराब भी हो सकते हैं, तो देखेंगे एग्जैक्टली ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट इस एफिडेविट को कैसे लेता है और फाइनली अगर कोर्ट का इस पे स्टैंप लग जाता है तो कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाय द वे इस केस का नाम है नी लॉरेरो न्यूज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इस केस की साइटेशन रहेगी जब फाइनली कोर्ट इसको इस पे मोहर लगा के इसे आगे बढ़ाएगा। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है कोर्ट में। कोई भी अपडेट आएगा तो जरूर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।